देवभूमि में स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की तरफ। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी मसूरी। धनौल्टी और ओली की वादियों में बर्फबारी, पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। और साथ ही धनौल्टी व्यू पॉइंट, आलू फार्म, तपोवन में बर्फबारी हुई। एप्पल गार्डन, सुरकंडा देवी और कद्दू खाल, साथ ही बटवाल धार में बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में बारिश होने से ठंड में इजाफा हुआ है। तो बता दें आपको, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, धनौल्टी और ओली की वादियों में ये बर्फबारी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर में मसूरी लिपटी हुई बहुत खूबसूरत लग रही है। धनौल्टी और ओली की वादियों में भी बर्फबारी हुई है। पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया, क्योंकि अक्सर सर्दियों के मौसम में पर्यटक बर्फबारी देखना खासा पसंद करते हैं। और ऐसे में धनौल्टी व्यू पॉइंट, आलू फार्म, तपोवन में भी बर्फबारी हुई। तो एप्पल गार्डन, सुरकंडा देवी, कद्दू खाल और बटवाल धार में बर्फबारी हुई। तो सुनील सोनकर संवाददाता मसूरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्योंकि मसूरी अब बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है पूरी तरह से, ऐसे में क्योंकि खासा देखा जाता है पर्यटक सर्दियों के मौसम में बर्फबारी का मजा लेने ही जाते हैं, तो किस तरह का इस वक्त मौसम और पर्यटकों में किस तरह की खुशी? जी देखिए, मसूरी में काफी समय के बाद बर्फबारी हुई है और जिसको लेकर यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह है। अगर पर्यटकों की बात करी जाए तो पर्यटक भी काफी खुश हैं, क्योंकि मसूरी वो आ रखे हैं और ऐसे में उनको अगर बर्फ मिल जाए तो उनका मजा दोगुना हो जाता है। और इसी को लेकर ही है, बेशक मसूरी शहर में बर्फबारी बहुत कम हुई है, परंतु लोग धनौल्टी का रुख कर रहे हैं और वहां पर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने यहाँ पर अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि रात को भी यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। जी सुनील, हालांकि बर्फबारी होती है तो पहाड़ देखने में खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन दूसरी हकीकत एक ये भी है कि इसकी वजह से जो स्थानीय लोग होते हैं उनको खासा दिक्कत होती है आने जाने में। उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से बर्फबारी होगी तो यातायात और अन्य चीजों में भी यहाँ पर दिक्कतें साफ तौर पर देखी जाएंगी। अगर धनौल्टी की बात करी जाए तो वहाँ पर कई गाड़ी फंसने की यहाँ पर सूचना मिल रही है कि बर्फ चूंकि सड़क में जम गई है और ऐसे में दिक्कतें यहाँ पर साफ तौर पर होगी। तो इसको लेकर प्रशासन ने पहले ही यहाँ पर एक्शन प्लान तैयार कर रखा था। अगर मसूरी के परिप्रेक्ष्य में बात कर ली जाए तो एसडीएम मसूरी द्वारा, यहाँ मनीष कुमार द्वारा पहले ही पुलिस के साथ और जो संबंधित विभाग थे उनके साथ एक्शन प्लान तैयार किया गया है। और अगर सड़कों पे बर्फबारी ज्यादा होती है तो उसको जेसीबी के माध्यम से हटाया जाएगा। और अगर धनौल्टी पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो वहां पर पर्यटकों को जाने से रोका भी जा सकता है, जिससे कि लोग वहां फंसे ना। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये कोशिश कर रहा है कि जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो स्थानीय लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ पर उनको मुहैया करा दी जाए। इसको लेकर भी यहाँ पर अब एक्शन बिल्कुल तैयारी यहाँ प्रशासन द्वारा की गई है। जी ठीक है सुनील, पर्यटकों की सुविधा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि ऐसे में अक्सर पर्यटक फंस जाते हैं और बर्फबारी होती है तो एक आकर्षण का केंद्र पर्यटकों के लिए होती है, काफी खुशी होती है उनमें, लेकिन क्योंकि परेशानी भी होती है, उसको लेकर क्या कुछ कदम? जी देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ पर जो पर्यटक है उनको बर्फबारी के जो लुत्फ उठाना है उससे हटाया नहीं जाएगा, परंतु ये कोशिश जरूर की जाएगी कि अगर ज्यादा बर्फबारी धनौल्टी या उसके आसपास के क्षेत्र में पड़ती है तो वहीं तक पर्यटकों को जाने दिया जाएगा जहां तक गाड़ियां जा सकती है, जहां पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। क्योंकि अगर पिछले साल का एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो यहाँ पर धनौल्टी पे कई गाड़ियां फंस गई थी और उसको लेकर रात को ही यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम, प्रशासन, पुलिस को रात को ही वहां पर पहुंचना पड़ा था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वहां थे, उनको दूध और बिस्किट विस्क आदि चीजें मुहैया कराई गई थी। तो इससे पूरी तरीके से सतर्कता प्रशासन ने बरती हुई है और ये माना जा रहा है कि अगर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है तो पर्यटकों को वहीं तक जाने दिया जाएगा जहां तक उनके वहां जा सकते हैं और वो किसी तरीके से फंसे ना, इसका भी बहुत तरीके से ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। जी सुनील, क्या मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बर्फबारी कब तक होगी? इस तरीके का मौसम कब तक रहने के आसार है? देखिए, मौसम विभाग ने क्योंकि 5 तारीख तक का ये पूरा अलर्ट यहाँ पर जारी कर रखा है और मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जता दिया था कि 5 तारीख तक यहाँ पर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर अगर जो 3000 फीट पर है उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे बर्फबारी और बारिश हो सकती है। तो ऐसे में 5 तारीख तक तो ये मौसम इसी तरीके से बना रहेगा, पर 5 तारीख के शाम को ये मौसम में सुधार देखने को मिलेगा। तो ये माना जा रहा है क्योंकि कल
5 तारीख है और ऐसे में रात अभी है, तो मौसम लगातार करवट बदल रहा है, तो बर्फबारी यहाँ पर और हो चलिए, सकती है ठीक। क्योंकि लगातार तापमान गिर रहा है। जी ठीक सुनील, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, ऋषिकेश से है, जहां पर वर्ल्ड कैंसर डे पर वेद निकेतन आश्रम में कार्यक्रम हारेगा कैंसर जीतेगा उत्तराखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए संकल्प लिया गया। बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल इस कार्यक्रम में पहुंचे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी के बारे में जानकारी भी दी गई। जागरूकता से ही इस बीमारी से बचना संभव है, डॉक्टर रविकांत ने इस दौरान कहा। और साथ ही रोजमर्रा के खान पान का बिगड़ता शेड्यूल कैंसर को न्योता देती है। तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने संस्था के प्रयासों की सराहना भी की। इसके साथ ही सरकार की ओर से भी कैंसर को खत्म करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, ये जानकारी प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। प्रकार से कैंसर की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, कैंसर का रोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ पे हारेगा कैंसर जीतेगा उत्तराखंड के आधार पे एक जागरूकता अभियान चलाया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हम सबको आज इसके लिए अवेयरनेस हमारे लिए जिस प्रकार से ये संस्था कर रही है, मैं उनका धन्यवाद दे रहा हूँ। अवेयर होने की आवश्यकता है, इसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं मान के चलता हूँ जो भी संकल्प हमने कभी लिए उससे निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने में हमें उसमें सहायक वो सिद्ध हुए हैं। मैं फिर से सभी लोगों को इस जागरूकता अभियान के लिए बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और कैंसर जैसी बीमारी जो निश्चित रूप से बढ़ रही है, यदि हम जागरूकता के साथ अपने खान पान के तौर तरीकों को यदि हम ठीक करेंगे तो इससे भी हम आगे जीत पाएंगे। मेरी तमाम कैंसर जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हों, उनके लिए शुभकामनाएँ। और माँ गंगे जो हमारे सामने यहाँ पे जिसके पतित पावन तट पे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये अभियान बढ़े और हमारा उत्तराखंड कैंसर मुक्त हो। 25 कैंसर हमें एनवायरनमेंट कारण से हो रहा है, चाहे वो भोजन प्रक्रिया है, चाहे वो हवा है, चाहे पानी है। कहीं ना कहीं कैंसर का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ये मानते हुए कि हम इसका समाधान कर सकते हैं, छोटे छोटे कोई तो उपाय हैं। पहली बात तो बच्चियों को वैक्सीन लगवानी चाहिए 12 से 15-16 साल के बीच में, जिससे कि उनको यूट्रस का सर्विक्स का कैंसर ना हो, क्योंकि कैंसर सर्विक्स फीमेल्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ हम लोग जो आसानी से कर सकते हैं, अगर हम गुटखा छोड़ दें तो हमें मुंह का कैंसर नहीं होगा, वो बहुत आसान है। तो अगर हम 2 चीज़ों को पकड़ लें तो काफ़ी कुछ हो गया। अगर खाना है हमारा, अगर हम 4-5 रंग का खाना खाते हैं, चाहे उसका अमाउंट कम हो लेकिन रंग ज़्यादा होने चाहिए खाने, तो इंटेस्टीन के कैंसर जो रेक्टम कैंसर है, कोलन कैंसर है, वो नहीं होंगे। तो कुल मिला के हमारी जो रोज़ की जीवन प्रक्रिया है उसका समाधान कैंसर प्रिवेंशन के लिए है। और आप सब जानते हैं यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने साल में ये दिन 4 फरवरी को कैंसर के अवेयरनेस के लिए रखा है। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड के इस स्टेट में मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यमकेश्वर, वहाँ पे हमने एक जागरूकता का कार्यक्रम कैंसर के लिए रखा है। हमें बहुत अच्छा सपोर्ट सरकार से मिला है, एम्स से मिला है और पुलिस के भी प्रशासन से हमें मिला है। और मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरे क्षेत्र में ये कार्य हो रहा है। और किस किस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ होंगी इसको? देखिए, इसमें हमने पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं, सेल्फी पॉइंट आप देख रहे हैं ये रखा है, डॉक्टर एक साइकिलथॉन हमने एम्स से शुरू किया था आज सुबह। तो इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम किए हैं जिससे हम बच्चों से लेकर और बड़ों तक इसके कैंसर के बारे में अवेयरनेस करें। सुधार की प्रक्रिया इस समय चल रही है। ये प्रयास किया जा रहा है कि उनको पर्याप्त मात्रा में रेस्ट भी दिया जाए। ऐसा भी एक प्रयोग किया जा रहा है कि सप्ताह में 1 दिन उनको विश्राम दिया जाए। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन संसाधनों की थोड़ा सा कमी होने के कारण इन चीज़ों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन समय के साथ निश्चित रूप से इसमें सुधार। तो सर, जैसे कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसको लेकर किस तरह के उपाय किए जाएंगे? कैंसर में जो चीज़ें कैंसर की ट्रिगर होती हैं या कारक होती हैं, उनको रोकने के लिए या उनसे बचने के लिए पुलिसकर्मियों को समय समय पर विभिन्न उनका मार्गदर्शन किया जाता है, उनको चीज़ें बताई जाती हैं।
देहरादून से खबर, जहां पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किसानों के आंदोलन पर बड़ी टिप्पणी की। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सभी विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं। कृषि कानून के विरोध से प्रासंगिकता बनाए रखना चाह रहे हैं विपक्षी दल और साथ ही किसानों को भ्रमित कर आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सुबोध उनियाल ने बयान दिया है, कृषि कानूनों में किसानों के नुकसान का कोई भी प्रावधान नहीं है, उनको भड़काया जा रहा है। कृषि कानूनों से प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा होगा और किसानों को फायदा होगा। तो सुबोध उनियाल ने किसान आंदोलन पर यह बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दल सिर्फ इसे मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, मैं आपको मैं स्पष्ट बता दूं, जो ये कानून है, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो किसानों के हितों के विपरीत हो। ये भारत के चंद राजनीतिक जो दल जिनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है, और जिस तरह चुनावों में सभी गैर बीजेपी दल एक हो जाते हैं, आज उसी तरह पहली बार उनको लगता है कि उनको कुछ मुद्दा मिला है। सारे दल अपनी प्रासंगिकता को स्थापित करने के लिए और अपने खोए हुए जमीन को वापस लाने का प्रयास करने के लिए, विरोध की भावना से विरोध करने के लिए किसानों को भ्रमित करके ये काम कर रहे हैं। तो सुबोध उनियाल ने यह बयान दिया है कि विपक्षी दल सिर्फ इसे मुद्दा बना रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। कृषि कानूनों में किसानों के नुकसान का कोई प्रावधान नहीं है। कृषि कानूनों से प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा होगा और किसानों का फायदा होगा। गरिमा दसौनी, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका गरिमा जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद आपका जी। गरिमा जी, सुबोध उनियाल ने बयान दिया है कि विपक्ष सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रहा है कृषि कानूनों को मुद्दा बनाकर, बल्कि उन कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा होगा, बल्कि किसानों को लाभ होगा। सुबोध उनियाल जी, आपको इतने दिमागदार समझते हैं। आप किसान वहाँ गाजीपुर, चित्री बॉर्डर और टिंगू बॉर्डर पर लाभबद्ध है पूरे देश का 72 दिनों से, और वो सोच रहे हैं उनके पास सारी दुनिया जहान की अकल है। ये किसान सारे दूसरे के बच्चे हैं जिनको इन सारे कानूनों का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। आप सुबोध उनियाल बताएंगे इन 3 कानून का मतलब क्या है। और जो विपक्ष पर तहमत लगा रहे हैं मंत्री महोदय, वो मंत्री महोदय एक तरह से हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं विपक्ष को, कि विपक्ष इतना मजबूत है इस देश के अंदर कि सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, भड़काने का काम कर रहा किसानों को। तो सरकार भी पूरा जोर लगा लेना किसानों को मनाने का, तो विपक्ष ने जोर लगा रखा है उनको भड़काने का, तो सरकार कम से कम अपनी सारी शक्तियां लगा दे उनको मनाने के लिए। आपको कील काटने की क्या जरूरत थी? आपको तारबाड़ करने की क्या जरूरत थी? थोड़ी तारबाड़ बच गई हो तो पाकिस्तान बॉर्डर पे तो लगवा दो। सुबोध उनियाल जी ऐसा है, बहुत हल्के बयानों के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति हैं, और गोता चना बाजे घना, अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल सटीक उनके लिए ये कहावत चरितार्थ होगी। विपक्ष का आरोप पता अपने विभाग का कुछ है नहीं। गरिमा जी, बीजेपी का तो आरोप ये भी है कि विपक्ष लगातार इस मामले के जरिए, इस मुद्दे के जरिए अपनी सियासी जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि चुनाव साधने हैं। आप ये कि विपक्ष के कौन से दल का झंडा आपने वहां आंदोलन में देख लिया? आपने क्या हमारे बड़े नेताओं को वहां मंच पे चढ़े हुए कभी देखा? कभी राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी को आपने किसानों के आंदोलन को सैबोटेज करते हुए देखा? कभी उसको हाईजैक करते हुए देखा? कभी नहीं। लेकिन आज किसान को, अन्नदाता को हमारी जरूरत है और हम उनका एहसान चुका रहे हैं। हमारी थाली में जो रोटी, जो अनाज उन्होंने सालों साल तक पहुंचाया, तो क्या चाहते हैं कि हम चलिए, ठीक गरिमा जी, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। करेंगे खबरों की तरफ। रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सिद्धपीठ काली मठ में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पूजा अर्चना की। सीएम काली मठ में एक विद्युत परियोजना का लोकार्पण उन्होंने किया। इसके साथ ही सीएम ने सड़क, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों का ब्यौरा भी रखा। तो पिछले सरकार ने इतने कार्य नहीं किए थे जितने कि हमने किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस दौरान ये बात कही कि पिछली सरकार ने इतने कार्य नहीं किए जितने विकास कार्य हमने किए हैं। 2017 से लेकर अब तक 7,431 किलोमीटर सड़क हमने बनाई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत रुद्रप्रयाग दौरे पर पहुंचे, जहां पर सिद्धपीठ
काली मठ में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पूजा अर्चना की। सीएम काली मठ में एक विद्युत परियोजना का लोकार्पण उन्होंने किया। सीएम ने सड़क स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यों का जो ब्यौरा है वो भी लिया और साथ ही जानकारी भी दी कि आखिर कितना काम इस वक्त त्रिवेंद्र सरकार ने कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार ने इतना काम नहीं किया जितना कि हमने किया है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 2017 से लेकर अब तक 7,431 किलोमीटर तक की सड़क त्रिवेंद्र सरकार ने बना दी है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सीएम त्रिवेंद्र रावत ने काली मठ में पूजा अर्चना भी की थी। तो सिद्धपीठ काली मठ भी पहुंचे और वहां जाकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पूजा अर्चना की। हालांकि रुद्रप्रयाग के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत विद्युत परियोजना का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान वो सिद्धपीठ काली मठ भी पहुंचे, वहां जाकर मां का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने लोकार्पण के दौरान बताया कि आखिर त्रिवेंद्र सरकार ने विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ काम किया है और साथ ही ब्यौरा भी जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि 2017 से लेकर अब तक 7,431 किलोमीटर सड़क उन्होंने बनाई। इसके साथ ही पिछली सरकार में इतना काम नहीं हुआ जितना इस सरकार ने किया गया है। देहरादून से खबर, जहां पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल कराने का मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का ये पूरा मामला है जिसमें आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो देहरादून से खबर है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल कराने के मामले को लेकर मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पिछले साल फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की परीक्षा हुई थी जिसमें नकल करने का ये मामला सामने आया था और उसको लेकर इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। हरिद्वार से खबर, जहां पर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। हर्ष फायरिंग वीडियो सोशल मीडिया पर इसका वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि युवक ने दोस्तों के साथ चलती कार से फायरिंग की थी। युवक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवा में 2 राउंड फायर किए थे। लाइसेंसी रिवॉल्वर हाथ में लेकर दबंगई करता हुआ दिख रहा है युवक इस वीडियो में। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया और हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो युवक ने दोस्तों के साथ चलती कार में फायरिंग की है। युवक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवा में 2 राउंड बैक टू बैक फायर किए हैं, जिसका वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर। तो युवक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवा में 2 राउंड बैक टू बैक फायर किए हैं। लाइसेंसी रिवॉल्वर हाथ में लेकर दबंगई करता हुआ युवक दिख रहा है। तो आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग अवैध है और अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर लोगों में डर क्यों नहीं है कानून का। गोपेश्वर से खबर, जहां पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सरकार पर जबरन गोल्डन कार्ड बनाने का आरोप लगाकर धरना दिया है। गोल्डन कार्ड के लिए बिना सहमति पेंशन कटौती का आरोप लगाया है और साथ ही पेंशनरों को गोल्डन कार्ड का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। जिलाधिकारी को इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है और फरवरी तक पूरी यानी कि 25 फरवरी तक मांगे पूरी करने की मांग भी की है। तो जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया मांगों को लेकर। सरकार पर जबरन गोल्डन कार्ड बनाने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर धरना दिया जा रहा है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन किया है। प्रदेश सरकार जो हमारी यूनियन है पेंशनर यूनियन, उसके आह्वान पर हम जनपद चमोली की इकाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये गोल्डन कार्ड एक ज़बरदस्ती पेंशनर पर थोपा गया है, जबकि पहले से 5 लाख की योजना है जो कि आम के लिए है, उसमें हम लोग भी आते हैं। और इसमें क्या कर दिया, जिसको आज वर्तमान में ग्रेड पे के हिसाब से इन्होंने जो है हमारी कटौतियाँ शुरू कर दी हैं।
आज जो 7600 या 89 ग्रेड पे है वो आज 1.5 लाख रुपया पेंशन ले रहा है, और हम लोग जो 7600 पे या 4400 पे 4500 ग्रेड पे रिटायर्ड हो रहे हैं, हमसे भी उसी अनुपात में जो है पैसा काटा जा रहा है। जबकि आज जो 1.5 लाख रुपया जो वेतन ले रहा है उसका भी कटौती वही है, और हम जो लोग अल्प वेतन भोगी, अल्प पेंशन भोगी हैं